बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब उसामा तैयब के साथ। आज उसामा तैयब मौजूद नहीं है, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो स्टूडियोज़ में नहीं पहुंच पाए, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम करने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और आज जो मुल्की हालात हैं और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। 4 ममालिक मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास भी हुआ है। और जो मिडल ईस्ट की इस वक्त सिचुएशन चल रही है वहाँ पर अमन कायम करने की कोशिशें की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का और इन मुल्कों का किस हद तक अहम किरदार हो सकता है, पाकिस्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की सिफारतकारी पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग है वो किस करवट ऊंट बैठेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की तो मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जा रही हैं, चाहे वो खाम तेल की बात हो या फिर पूरे खत्ते के जितने भी ममालिक हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सिर्फ ये चीज़ें एनर्जी क्राइसिस तक रुकेंगी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में खुराक का भी मामला पैदा हो सकता है, खुराक की कमी की, खुराक की किल्लत का खदशा हो सकता है। और जल्द से जल्द इन चीज़ों को मैनेज करना है। और यकीनी तौर पर चाहे पूरी दुनिया में पहले भी जंगें लगी और आज भी जो सूरत हाल चल रही है, आखिर मामला टेबल टॉक ही होता है। आखिर मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए ही, निगोसिएशन के ज़रिए ही हल होता है। इसी पे हमने बात करनी है। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहजाद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी तज्ज़ियाकार हैं, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ है, 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास तो हो गया है, लग रहा है कि कोई मामला तह पा जाएगा, पाकिस्तान कोई अहम किरदार अदा करने जा रहा है सालिसी के तौर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 4 वज़राए ख़ारजा आ गए और वो आके एक टेबल पे बैठ गए और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा और बाकी गालिबन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। और वहाँ पे पूरी दुनिया में इस वक्त न्यूज़ ये फ्लैश हुई कि पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग हो रही है, एक बैठक हो रही है, जिसका बुनियादी मकसद जो है, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो वॉर है, जिसको ईरान इसराइल ने शुरू किया था, और उसके साथ जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ममालिक है उनके ऊपर जो उसका प्रेशर आया है, और उसके साथ साथ ग्लोबल इकानमी जहाँ पर जा रही है और रोज़ाना जिसका तेल की कीमतें और बाकी चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, उसके तनाज़ुर में जो पाकिस्तान ने एक प्रपोज़ल पेश की थी, जिसके ऊपर जो नासिर मुनीर की बात जो है वो ट्रंप से भी हुई और फिर ओमान में उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी मुलाकात ईरानियन डेलीगेशन से भी हुई, उनकी मुलाकात स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से भी हुई। उसके बाद ट्रंप का भी एक कैबिनेट की मीटिंग में उसने ये एतराफ़ किया कि जी हाँ, पाकिस्तान इस चीज़ को इनिशिएट कर रहा है। और जो इवन जो वाइट हाउस की जो स्पोक पर्सन थी कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी कहा हाँ जी, इस किस्म की कोई, तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, जो शुरू हुआ था पाकिस्तान की एफर्ट से, उसका एक पहला इजलास आज जो है वो मुनक़िद हुआ। और इससे पहले ये आया सामने कि जी अमेरिकन ने जो 15 पॉइंट्स दिए थे वो ईरान को दे दिए गए, और ईरान ने जो 6, 8, 10 जितने भी पॉइंट्स हैं जो उन्होंने दिए थे, उसका ड्राफ्ट जो है वो अमेरिकन को दे दिया गया। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे ड्राफ्ट के ऊपर कोई बातचीत नहीं, ना उस ड्राफ्ट के ऊपर कोई सलूशन इस वक्त निकल सकता है। ये एक इनिशियल मीटिंग थी जिसका बुनियादी मकसद उस प्रोसीजर को, उस तरीक़ाकार को, उस लाहे अमल को स्ट्रीमलाइन करना था मेरी नज़र में, क्योंकि अभी तक कोई जॉइंट कम्युनिके या कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट तरफ से नहीं आई है। और पाकिस्तान ने इस तमाम प्रोसेस के ऊपर बहुत एक तरह से मैं कहूँगा कि साइलेंट अप्रोच रखी, और वो अच्छी भी है, इसलिए कि आप जितनी बातें करते हैं उतनी ही वो प्रिजम्पशंस बनती हैं, उतनी ही टॉक ऑफ द टाउन बनती है। तो पाकिस्तान बड़ा कॉशियस इस चीज़ को लेके आगे चला है। और जो आज भी चीज़ हुई है इसके ऊपर मेरी नज़र में जो बातचीत हुई होगी वो ही होगी कि
आपने किस तरह, एक तो उसमें जो टॉपिक अंडर डिस्कशन आया होगा वो होगा कि जो अपना स्टेट ऑफ हार्मस को खोलने के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, और पाकिस्तान ने वो एक सेपरेट फार्मूला जो है गालिबन वो ईरानियंस को देना होगा या अमेरिकन को देना होगा क्योंकि ट्रम्प जिस तरह चाह रहा था स्टेट ऑफ हार्मस को खुलवाना या खोलना, वो तो पॉसिबल नहीं है। सही। 2 तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही डैमेज हो गए, आज तीसरा जो जॉर्ज बुश है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। उसके साथ साथ उनके जो अपना सी के अंदर गल्फ में और अपना स्टेट के नज़दीक जितने उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंच रहा है, ईरानियन को भी पहुंच रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो ये चाह रहे थे कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे या यूरोपियन फॉर नेटो कंट्रीज को इन्वॉल्व करके स्टेट को खुलवाएं फिजिकल, वो तो पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए अब पाकिस्तान ने एक तो ये चीज़ डिस्कस हुई होगी मेरी नज़र में। और दूसरी जो चीज़, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस स्टेट ऑफ हार्मस बड़ी क्लोजली रिलेटेड है ग्लोबल इकोनॉमी से। और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इस वक्त जो तगय्युर है वो सिर्फ पाकिस्तान या ईरान या इंडिया में नहीं फील करते, उसका जो इफेक्ट है वो अमेरिका तक जा रहे हैं। और आज का आपको पता है अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क और वेस्टर्न अपना ट्रम्प के खिलाफ बहुत बड़े मुजाहरे हुए, जिसमें मैं देख रहा था कि 70 लाख अफराद ने शिरकत रोड्स पे निकले। बिल्कुल और उनका नारा है नो मोर किंग्स, नो मोर किंग्स, नो मोर किंग्स। और उसके साथ साथ वो साफ जाहिर है इन्फ्लेशन जो अब इस वक्त अमेरिका में जो पेट्रोल है वो $4.30 हो गया। तो इसी तरह बाकी चीज़ें पाकिस्तान में भी वो बढ़ा है। तो वो जो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनके तनाजुर में ये बातचीत हो रही है, उसमें डिस्कशन ये हुई होगी कि अब क्या पैरामीटर या क्या पॉलिसी या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है जिसके ज़रिए ये जो जिम्मा, ये जो बेड़ा पाकिस्तान ने उठाया अलॉन्ग विद टर्की एंड कतर, उसको लेकर किस तरह आगे चला जाए। अभी इसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे और आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहुत क्लोज एफिलिएशन है और पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ भी खड़ा रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया कि हम सऊदी अरब के साथ हर स्टांस से खड़े हैं। अब सऊदी अरब के साथ जब हम खड़े हैं तो उसके साथ देखा है कि दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ईरान की सिग्निफिकेंस हो जाती है, बिकॉज ईरान इज अफेक्टेड बाई द वॉर। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया जो है और बाकी कुछ ऐसे वॉर मॉन्गरिंग मीडिया जो है वो पाकिस्तान के, वो ईरान और पाकिस्तान के हिसाब से एक शिया तशख्खुस को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो होना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर उसकी रियलाइजेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ईरान को भी अपना भाई समझता है और पाकिस्तान सऊदी अरब के, और ये किसी रिलीजियस एफिनिटी पे नहीं है, ये है ब्रदरहुड के ऊपर। क्योंकि ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद रहा है। दो ईरानियन ने फॉल्टर किया है, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात, लेकिन फिर भी इस वक्त जो कंडीशन है उसमें पाकिस्तान बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो, ईरान के सपोर्ट करे और ईरान के ऊपर जो एट्रेसिटी, क्योंकि एक चीज़ के इन ये जो 3 वज़ीर ख़ारजा 4 वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे, इसके तनाजुर में जो अमेरिकन के जो खबरें आ रही है, आज वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कोट किया कि अमेरिका जो है वो पॉन्डर कर रहा है टू हैव अ ग्राउंड असॉल्ट ऑन खर्ज आइलैंड, लॉरा और अबू मूसा, जो 3 आइलैंड है उनके ऊपर हमला करने की सोच रहा है। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि अमेरिकन ने अपने अड्डे भी खाली करा लिए। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है जो बिलकेटी साहब बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपका ज़रूर मौक़िफ़ लेंगे कि एक जानिब तो सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मज़ाकरात किए जाएं और फिर वो शिकवा कुना भी हमें नज़र आए उन ममालिक से जहां से उन्हें उम्मीद थी कि कोई दरमियान में आएगा और कोई सुलह सफाई कराएगा या फिर चले फोर्सफुली ही ईरान पर जो है वो साथ देगा अमेरिका का, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो आप कह रहे हैं ज़मीनी अफवाज के हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सदर ट्रंप की जानिब से अगली मूव क्या हो सकती है। इसी बात को लेकर मैं शहजाद फारूकी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, पहले तो फोर्सफुली कोशिश की जा रही थी आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, जो कि अमेरिका नहीं करवा सका और आखिर जो है वो फिर बात मज़ाकरात पर आई। अभी इस्लामाबाद जो मरकज़ निगाह बन गया है, मिस्र बात करें, टर्की बात करें, पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की, ये 4 ममालिक इस वक्त कितने इम्पॉर्टेंट है? क्या इन चारों ममालिक की जो एक सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से इनकी सुन ली जाएगी, मान ली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा।
गुजारिश ये है कि ये मामला जिस लेवल का है और जिस तरह से इसको हल करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें ये 4 ममालिक तो इनिशियली ज़रूर शामिल हैं और इनकी तरफ से एक स्टांस भी लिया गया है कि हम इसको हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। पाकिस्तान का बाकी 3 ममालिक से ज़रा अलग मामला है। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान इस खित्ते में तमाम ममालिक के साथ कनेक्ट है, उसके रवाबित हैं। इसी तरह से अमेरिका के साथ उसके राब्ते हैं और अमेरिका के सदर जो हैं, जो कि इस वक़्त ख़ासे ज़ेर बहस हैं, वो हमारे सिपह सालार को बहुत पसंद करते हैं और वो उनके फेवरेट आर्मी चीफ हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है इसकी एक अलग अहमियत है और पाकिस्तान का ईरान के साथ मामला अच्छा है, अमेरिका के साथ मामला अच्छा है और बड़ी बात यह है कि आगे चल के जब ये बात जो है वो हल होने के करीब होगी तो उस वक़्त कुछ गारंटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो गारंटर होंगे उनके साथ भी पाकिस्तान का अच्छा मामला है। तो ऐसे में पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम वक्त में और कोई मज़ीद अफ्रीकैन का नुकसान किए उम्मत मुसलमा को एक बड़े ख़तरे से बचाने के लिए, चूँकि अगर ये मामला बढ़ता है तो ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं रह जाएगा और जिस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें फैल रही हैं तो उससे लगता ये है कि ये पहले मशरिक़ वुस्ता में और फिर उसके बाद खुदा न ख़ास्ता मुस्लिम उम्मा के एक बड़े हिस्से को मुतासिर कर सकता है। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान एक कोशिश करेगा और पाकिस्तान चूँकि ईरान का हमसाया भी है और वो बराह रास्त इस सारे तसादम में निशाना भी बन सकता है, इसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारे वो मुमकिन ख़तरात हैं जिनको पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सिपह सलार जो हैं वो हुस्न खूबी इस मामले को आगे चलाए हुए हैं। सही। अब ये मामला मेरी नज़र में इस मुलाकात से या इसके बाद वाली मुलाकात से अभी इसको आप समझिए कि जंग बंदी को तूल देने के लिए कुछ बातें तय होगी। ये मामला ये नहीं है कि आप आज बैठे हैं, कल बैठेंगे और 2-3 दिन में इसको फाइनल कर लेंगे। इस पे आपको वक्त लगेगा। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है और ईरान का हो रहा है। तो इसको ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बेसिकली ईरान का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ईरान की इतनी हिम्मत है, इतनी यानी उसका हौसला है, उसने आंखों में आंखें डाली हुई हैं, सही मुश्किल में डाल दिया है सर ईरान ने और अमेरिका को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। तो सुपर पावर जो है वो किसी किस्म की शर्मिंदगी के साथ तो इस मामले से पीछे नहीं हटेगी। उनको आपको फेस सेविंग देनी होगी। तो वो फेस सेविंग के लिए आपको क्या आप उसको ऑफर कर सकते हैं। अबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोलना, वो जाहिर है कि वो तुर्क का कार्ड वही है ईरान के पास, जिसके ज़रिए वो बाकी दुनिया को भी इस मामले में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि जाहिर है अगर एनर्जी और गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी तरसील में रुकावट आएगी तो पूरी दुनिया में उसकी कीमत बढ़ेगी और अगर पूरी दुनिया में इसकी कीमत बढ़ेगी, अल्टीमेटली सारे ममालिक प्रेशर में आएंगे, उनकी इकॉनमी अब प्रेशर में आएगी। आम आदमी जो 7.5 अरब लोग इस दुनिया में बसते हैं, उन तमाम का जो रहने सहने का तरीका है वो मुतासर होगा। यही वजह है कि अमेरिका भर में इस जंग के खिलाफ आपने भी देखा होगा कि कुछ मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये मुजाहरे बिला वजह नहीं है। एक तो नफरत की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते और दूसरा इस पे मैं समझता हूँ कि दूसरी जो बात एक काबिल गौर है, वो जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ जो सदर ट्रंप ने अपने खिताब में वली-अहद सऊदी अरब का जिक्र किया, उससे भी मुस्लिम उम्मा में एक गम गुस्सा और तशवीश पाई जाती है। आज मज़म्मत का सिलसिला भी जारी रहा सर। ये चीजें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कर देती हैं सारी सूरत हाल को। तो ये 1-2 दिन में मामला हल होने वाला नहीं है। ये स्टेप वाइज होगा कि पहले मरहले पर ये होगा, ईरान ये करेगा और और अमेरिका और इसराइल ये करेंगे। दूसरे स्टेप में ये होगा तो शायद इसके 2-3 मराहल होंगे और उसके भी कोई गारंटर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान ये नहीं चाहेगा कि अभी एक आर्जी जंग बंदी हो और उसके बाद अमेरिका फिर कुछ दिनों के बाद पूरी कुव्वत के साथ हमलावर हो जाए। तो ये चीज जो है वो इतनी सिंप्लीफाई नहीं करके देखनी चाहिए, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसमें पाकिस्तान। आपने सर बिल्कुल सही बात की कि ईरान के जानिब से ये शराइत में शामिल किया गया है कि मुस्तकिल जंग बंदी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ कि उधर से मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों बैठ रहे थे और उधर से इसराइल और अमेरिका की जानिब से इकट्ठे ही हमला कर दिया गया ईरान की जानिब से। जावेद बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, ये जो अहम मीटिंग हुई है, अहम इजलास हुआ है, 4 ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो मिल के बैठे हैं,
ब्रिगेडियर साहब ने कहा, शहजाद फारूकी साहब ने भी कहा कि 2-4 दिन में मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सर, अगर 2-4 दिन में, एक हफ्ते में मामला हल नहीं होता तो नुकसान बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया पर इन चीज़ों के असर हो रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। जावेद बलोच साहब। देखें सिद्रा, शुक्रिया आपके वक्त का। जो सूरत है, पहले आज जो मीटिंग हुई है 4 वज़ीर ख़ारजा की, ये इंतहाई अहमियत की हामिल मीटिंग है। और जो पहले बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे थे थ्रू पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब उन मुज़ाकरात में ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि पहले अमेरिकन ड्राफ्ट जो है वो पहुंचाया गया ईरान की शायद जो है वो पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले की, और उस पर बातचीत जो है अभी हो रही है। तो इस सिनेरियो में इस मीटिंग के होने का मतलब ये है कि इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, और दोनों फ्रीकैन, ईरान भी और अमेरिका भी, दोनों बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि चाहे ईरान बीमारी हो रही हो, चाहे अमेरिका में भी बीमारी हो रही हो, नुकसान दोनों का हो रहा है, और साथ ही पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। जैसे फारूकी साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये सिर्फ जो है वो मिडल ईस्ट का मामला नहीं है, ये सिर्फ खलीजी ममालिक का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, तुर्की का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है, और इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। इसलिए अगर ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के थ्रू कि जितनी जल्दी हो सके जो है किसी ऐसे मामले में पहुंचा जाए कि सीज फायर हो और जंग बंदी का ऐलान हो, और अबनाए हरमज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर लिया जाए, उसे खोला जाए, ताकि जो ट्रेड रूट है उसे, उसकी बंदिश जो है वो ख़त्म हो सके, और जो दुनिया को की गुड्स जा रही हैं, ऑयल जा रहा है और बाकी चीज़ें जा रही हैं, वो उससे मुतासर ना हो। अब ये जो बैठक है, ये 4 वज़ीर ख़ारजा का यहाँ बैठना, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे होना, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे होना पाकिस्तान में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे पाकिस्तान में होना, तो इससे ये मैसेज गया है दुनिया को कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को लीड कर सकता है। पाकिस्तान इस काबिल है कि इन मुज़ाकरात को की मेज़बानी कर सके, और पाकिस्तान इस काबिल है कि दोनों फ्रीकैन को जो है वो एक मेज़ पे इकट्ठा कर सके। तो दोनों फ्रीकैन के साथ जो है वो पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बेहतरीन तल्लुकात जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, जो है वो रब्ते हो रहे हैं। ईरान के साथ भी जो है वो मुसलसल रब्ते में है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी प्रेसिडेंट के साथ वज़ीर आज़म की 1 घंटे तक जो है वो बातचीत रही, और उसमें नेचुरली बहुत सारी चीज़ों पे तबादला ख्याल किया गया, अपना हरमज़ समेत, जंग बंदी समेत, ऑयल समेत, बाकी चीज़ों समेत जो है वो। अब मामला ये है कि किस नुक्ते पर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। 5 बेसिक जो बुनियादी शराइत हैं ईरान की, उस पर उसने बात करनी है, और इसमें अगर मेरे ख्याल में अगर इन 5 जो शराइत हैं उनमें से अगर 2 या 3 पर भी अमल दरामद हो जाए, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और इस खित्ते के लिए जो है बहुत बड़ा एक मसला जो है वो हल हो जाएगा। क्योंकि ना तो अबनाए हरमज़ का मामला हल होना है इतनी जल्दी, ना ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो है उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। कुछ जाके कोई ऐसा फ्रीक जो है वो उसमें मौजूद हो, कोई ऐसा थर्ड कंट्री उसमें मौजूद है जो दोनों फ्रीकैन के साथ जो है वो बातचीत कर सके, और दोनों फ्रीकैन से जो है वो एक कर सके। इसलिए आपने सर कहा कि कोई ऐसा फरीक दरमियान में मौजूद होना चाहिए जो कि दोनों फरीकैन के दरमियान मौजूद भी हो और दोनों उस पे ट्रस्ट भी करते हो। पाकिस्तान को रोल प्ले कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को दोनों फ्रीकैन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये रोल प्ले करे, और पाकिस्तान जो है वो इसकी मेजबानी करे, और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को आगे लेके चले। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ से आना चाहूंगी कि जिस तरह से ये बात हो रही है, अगर हम सदर ट्रंप की बात करते हैं तो जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 70 लाख के करीब अफराद रोड्स पर निकले हैं अमेरिका में, और नो मोर किंग्स के नारे लगाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए था। सर, मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को हालात की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं हो रहा, या फिर वो सुबकी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही ये है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है और बाद में कर कुछ और ही गुजरते हैं?
तो बात यह है कि पहले तो ये पूरा जो इशू है ना, इसके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। सही। क्योंकि इवेंट्स जो होते हैं ना, वो तो टाइमली एनालिसिस, आप उनको टाइम, उस इवेंट जिस वक्त वो हो रहा होता है उसको आप एनालाइज उस टाइम पे कर रहे होते हैं कि जी ये मीटिंग हो रही है तो मीटिंग क्या हो रही है। असल में समझना ये है कि ये प्रॉब्लम है क्या, और ये वजह क्या है, और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर पूरी स्टोरी क्या है। इसके ऊपर, इसमें जब हम इसको टोटलिटी जब हम इसको देखते हैं तो आपको पता है कि ईरान ने इजराइल पे हमला नहीं किया था, इजराइल ने ईरान पे हमला किया। और उससे पहले अमेरिकन ने एक ईरानियंस को एक मुज़ाकरात के ऊपर लगाया हुआ था, और वो मुज़ाकरात अकॉर्डिंग टू द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान, वो मुज़ाकरात, पीस मुज़ाकरात जो थे वो तकरीबन जो है वो अपना पीस की, अमन की सतह पे पहुंच गए थे। सेकंड थर्ड लेयर चल रही थी सर जी। और ईरान इस बात पे राजी हो गया था कि हम 0% एनरिचमेंट पे आ जाएंगे, और यही डिमांड थी अमेरिका की और ट्रंप की। लेकिन क्या हुआ कि वो ये कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर ओमान के, उन्होंने इंटरव्यू दिया था CNN को, और उन्होंने कहा था आई वांट टू पुट दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड के माहिदा हो गया था और कामयाबी के नजदीक था, लेकिन मुझे ये पता चला कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला करना है, तो अमेरिका चले गए और उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया। सो मीनिंग देयर बाई कि तमाम जो चीजें हैं इसमें अमेरिका खाली शामिल नहीं है, इसमें इजराइल ने ड्रैग किया है। और आपको पता है मार्को रूबियो ने कहा, आपको पता है अपना ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे तो जैरेड कुशनर ने, स्टीव विटकॉफ, पीट हेग्सेट ने कहा कि जी ये जंग जो है ये इजराइल की जंग है और ये मजहब के ऊपर ये जंग बेस करती है। नेतन्याहू ने खुद कहा, तोरा का रेफरेंस देते हुए 12 दिन की जब जंग की तो उसने कहा, तोरा को रेफरेंस करके उसने कहा कि जी हम जो है मुसलमानों को मारते हुए हमें तो ये इजाजत है तोरा के डायरेक्टिव्स के मुताबिक, क्लाइजेस के मुताबिक कि हम बड़ों को मारे, बच्चों को मारे, बूढ़ों को मारे, औरतों को मारे, एंड वी वुड किल शीप्स आल्सो। मीनिंग देयर बाई कि इस पूरी जंग के पीछे एक तो ट्रंप और नेतन्याहू का आपस में वो नेक्सस है, और उसके साथ जो लोग मिले हुए हैं जो ज़ियोनिस्ट हैं बुनियादी तौर पे, वो इवोलॉजिकल ज्यूज हैं जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट। तो ये बुनियादी तौर पे एक मजहबी जनूनियत की भी जंग है। अब अगर ये मजहबी जमूनियत की जंग है तो अब आप उस, और इसका 100% थियोडर हेजल से देख लें 1839 से, जब उसने कहा था कि हम सेपरेट स्टेट बनाएंगे, और बरतानिया ने गारंटी किया था कि यहूदी जहां भी अब होंगे हम उन लाके एक जगह पे बात करेंगे। पहले युगांडा को सिलेक्ट किया गया, फिर पैलेस्टाइन, तो पैलेस्टाइन में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जिस वक्त इजराइल लूप में नहीं होगा और आप इसके बुनियादी बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक ये जो मीटिंग है ये तो सिर्फ इसलिए होगी कि आपने इन प्रपोजल्स को जो आई हैं उनको लेके किस तरह चलना है, क्योंकि प्रपोजल के ऊपर फैसला ना पाकिस्तान ने करना है, ना टर्किया ने करना है, ना इजिप्ट ने करना है, ना सऊदी, उसके ऊपर फैसला जो है वो करना है अमेरिका ने और ईरान। लेकिन उसमें जरूरत समझ के कि आप इजराइल को इस पूरे लूप में किस तरह लेके आएंगे, क्योंकि इजराइल में तो नेतन्याहू ने कहा है कि जी मैं तो ट्रंप के प्लान से एग्री नहीं हूँ। और आप देख रही हैं कि कल भी इजराइल ने भी मिसाइल मारे हैं, उन्होंने सीस्तान पे हमला किया, चाबहार पे हमला किया, कुर्म में हमला किया, ईरान ने भी उसको रिटेलिएट किया। तो जंग बंदी की तो पहली कंडीशन ये होती है, जब आप सीज फायर की तरफ जाते हैं तो उसका पहला प्रीडोमिनेंट फैक्टर ये होता है कि पहले तो आप जंग बिल्कुल रोक दें, उसके बाद आप बातचीत के माहौल में रहें। तो इस वक्त इन मुज़ाकरात का स्ट्रक्चर ये है कि जंग बंद नहीं हुई है, लेकिन जो प्रपोजल 4, 5, 8, 6, 9, 10 आई हैं, और जो ट्रंप ने हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के साथ कहा है या ईरान ने कहा है, वो जो उसके ऊपर किस तरह आप आगे चलेंगे, सही, आप क्या तरीका कार इख्तियार करेंगे, क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, क्या लाहे अमल, ये बुनियादी चीज है जिसके ऊपर इस चीज ने आगे चलना है। लेकिन जो तनाजुर इस वक्त बन रहा है, मिलिट्री तनाजुर जो बन रहा है, उसके अंदर मुझे नहीं पता कि ईरान किस तरह इत्मीनान करेगा, क्योंकि बुनियादी मसला जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। अमेरिका ने पहले भी 2 दफा मुज़ाकरात का झक्कर दे के ईरान पे हमला किया, वो ईरान पे हमला नहीं था, वो मुज़ाकरात की टेबल पे हमला था। तो जब इस चीज को आप किस तरह डेवलप करेंगे, और कौन है, अगर कल कोई बात होती है, हु विल बी द गारंटी, आप मुझे बताएं कौन सा और मुल्क है दुनिया में जो गारंटी ट्रंप की? ट्रंप इज अ कैरेक्टरलेस मैन,
ट्रम्प जो है वो उसका इतबार आप नहीं कर सकते, वो झूठा इंसान, इसे कंपल्सिव लायर, वो सच बोल ही नहीं सकता। और उसके साथ जो वो रिमार्क्स देता है, और जिस तरह उसे सऊदी अरब की आप खुद कह रही थी, सऊदी अरब के अपना MBS के लिए कहा, he should be ashamed of this, उसको मतलब इतना तो कोई थर्ड क्लास आदमी जो सड़क अपना सड़कों का और गलियों का बदमाश होता है, वो भी इस तरह की बात नहीं करता जिस तरह ये इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। इसकी मुंह के अंदर मुझे लगता है कोई बीमारी है, वो कहते हैं इसके मुंह के अंदर कोई अपना ऐसा फितना है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, हर रोज बक बक करता रहता है। तो आप ये बताइए मुझे कि जब इस किस्म की चीज होगी तो सिर्फ इस पाकिस्तान की रेलेवेंस इसमें बनती है, और पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान से भी बात की, पाकिस्तान ने सऊदी ममालिक से भी बात की, पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं। एक तो अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका गारंटर बनेगा कौन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और फिर ट्रस्ट डेफिसिट भी है, क्योंकि ईरान पहले भी मुज़ाकरात की टेबल पर आया था, लेकिन उसके बाद जो है वो अमेरिका इसराइल की जानिब से हमले किए गए। और इस वक्त ईरान ऑब्वियसली कोई भी ऐसा गारंटर चाहेगा जो कि आने वाले वक्त में उसको महफूज बना सके, आए रोज़ इस तरह के जंगी मामलात ना हो। और जहाँ पर हम लोग इनरिचमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद हैं वो पहले ही ये फतवा दे चुके थे कि एटम बम को हराम करार दिया गया था, और ईरान हमेशा से मुखालफत करता रहा है कि इस तरह के जो एटम बम जैसे हथियार हैं वो नहीं होने चाहिए। हाँ, जो 60% उसको इजाज़त है वो हथियार ज़रूर बना रहा था। इन तमाम मामलों पे हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से बात हो रही है, उनकी शख्सियत के हवाले से बात हो रही है, उनके जो फैसले हैं उनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी 40% पॉपुलैरिटी बताई जा रही थी, लेकिन रवां हफ्ते में वो पॉपुलैरिटी मज़ीद कम होकर 30 से 35% रह गई है। यानी अमेरिका में भी मुखालफत की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के जितने भी इकदाम हैं जंग को लेकर किए जा रहे हैं। एक जानिब आप मुसलसल मुसालहत की बात कर रही हैं, आप जंग बंदी की बात कर रही हैं कि 5 रोज़ के लिए जंग बंदी है, लेकिन दूसरी जानिब आपने मुसलसल जंग लागू भी की हुई है। ज़मीनी अफवाज आप ईरान के आसपास तैयार कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में किस तरह से जंग बंदी होगी, कौन कौन से पॉइंट्स को माना जाएगा, कौन सालिसी का पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा तो कर रहा है, लेकिन दोनों फरीकैन को एक टेबल पर किस तरह से लाया जाएगा, बात कर लेते हैं। जी शाहजाद फरूकी साहब, आपकी तरफ से आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे कि अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ है, उनकी गारंटी कौन देगा? और किस तरह से ये कहा जा सकता है कि जैसे लास्ट टाइम भी मुज़ाकरात की टेबल पर आकर प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल की जानिब से ईरान पर जंग लगा दी गई, और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी कैसे मिलेगी सर उनको? देखिए, बात यह है कि गारंटी हमेशा ताकतवर आदमी दिया करता है, ताकतवर फरीक दिया करता है, और गारंटी उसी की मानी जाएगी जो अमेरिका का कुछ बिगाड़ सकता होगा। अगर कोई ऐसी मुल्क की तरफ से ये सारी बंदोबस्त होता है तो जिसका जोर नहीं चलता अमेरिका पर या ट्रंप पर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी गारंटी का तो कोई मतलब नहीं है। तो गारंटी तो वही दे सकता है जिसके पास ये ताकत है कि वो अमेरिका को मजबूर कर सके। सही। अब 2 और ऐसी ताकतें हैं इस वक्त दुनिया में, रूस और चीन। रूस अभी बेसिकली रूस जो है वो अभी बेसिकली अपनी खोई हुई ताकत और अपनी उस अजमत रफ्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसका वो कभी मालिक हुआ करता था। सही। हाँ, चीन का मामला कुछ और है। चीन के पास एक तो मुआशी ताकत है, अमेरिका उसका मकरूज है, सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं उसमें चाइना का खासा बड़ा हिस्सा है, और अगर चाइनीज अपना सारा माल जो है वो अमेरिका से निकालने का ऐलान कर दें तो अमेरिका तो वैसे ही दिवालियेपन की नहज पर पहुंच चुका हुआ है। तो ऐसे में अगर ईरान चाइना की तरफ से ऐसा कोई इकदाम सामने आता है तो वो अमेरिकी मईशत को आप समझ लीजिए कि इनहदाम का बायस बन जाएगा। सही। रशिया भी एक लिहाज से ताकत तो रखता है और वहाँ के लोगों के कुछ पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स के पैसे हैं, उस तरह से नहीं है। तो इस मामले में चाइना का बड़ा रोल होगा, और अगर आप चाइना के साथ कोई बात करेंगे तो ये इतनी समझ तो स्टेट डिपार्टमेंट में भी होगी कि अगर किसी एग्रीमेंट पर चाइना के साथ बैठ रहे हैं, रशिया के साथ बैठ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बैठ रहे हैं, तो उससे फिर पीछे हटने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
दूसरा जो ट्रंप साहब का अनप्रडिक्टेबल होना है, ये समझिए कि ये दो धारी तलवार है। जैसे अभी आप इसके बारे में एतमाद से नहीं कह सकते कि वो जंगबंदी पर रजामंद होकर क्या करेंगे, तो ऐसे ही वो अचानक किसी वक्त जंगबंदी पर आमादा भी हो सकते हैं। सही। चूंकि वो अनप्रडिक्टेबल हैं तो वो हैरान करने की सलाहियत दोनों तरफ से रखते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के लोअर ग्राफ पर हैं और उनका ये जो डाउन ट्रेंड है वो अभी चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। जूं जूं खुदा न खास्ता अभी चूंकि कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से कोई अप्रूवल देने का प्लान किया है और इस पर बात हो रही है। कुछ लोग इसकी कुछ काम जो है, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ट्रंप ने अपना माइंड बनाया कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए कंट्रोल हासिल करेंगे। मेरा ख्याल है ये उससे बड़ा डिजास्टर होगा जो अभी तक वो कर चुके हुए हैं। और जिस तरह से माजी गवाह है कि वियतनाम में जिस तरह की उनको सुबकी हुई थी और उसके बाद अफगानिस्तान दूसरा मुआज रहा, तो वो ट्रंप को अगर अपना नाकाम सदूर की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है तो भले शौक से इस तरह का काम करे। लेकिन ईरान ना तो वियतनाम है और ना अफगानिस्तान है। दो बातें मैं अक्सर कहा करता हूँ और वो बड़ी समझने वाली बातें हैं। ईरान जो है वो कोई ऐसा कोई मुल्क या कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कोई कल बन गई या 100 साल में बन गई या 200 साल में बन गई। उनकी 2,500-3 हजार साल की तारीख है और उनको अपनी रिवायात और सकाफत के साथ मोहब्बत भी है और उस पर फख्र भी है। तो जब आप दुनिया में एक पूरी आप समझिए कि सल्तनत चलाते रहे, यानी जो पर्शियन एम्पायर है उसका जिक्र आपने सुना है, आपने ऑटोमन एम्पायर का जिक्र सुना है, आपने जो है रोमन एम्पायर का जिक्र सुना है। तो यही तीन तो मशहूर तरीन जो सल्तनतें हुआ करती थी माजी में और जिनका ताल्लुक जो है वो कबले मसीह से है। बिल्कुल। तो ऐसी कौम को अगर आप समझते हैं कि आप उनको झुका लेंगे या उनको अपनी शराइत पर, देखिए दुनियादारी का तकाजा ये है कि कुछ ना कुछ ईरान को मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सही। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो ईरान को झुका लेगा, ईरान अपना सर कटवा देगा, वो सारे मर जाएंगे लेकिन वो इस तरह से सरेंडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, चूंकि उनके पास एक फतवा मौजूद है ईरान के पास उनके अपने रहनुमा का, जिसमें एटमी हथियार हासिल ना करने की बात की गई है, तो ये यकीन दहानी ईरान कर सकता है और ईरान की ये गारंटी कोई दे भी सकता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो अभी ईरान के साथ हो रहा है, ऐसे में ईरानी सोचते तो जरूर होंगे कि हमें इससे बेहतर था कि हम ये जो सलाहियत है ये हासिल कर ही लेते, क्योंकि अगर हमने ये सलाहियत हासिल की होती तो शायद हमारे साथ इस तरह की ज्यादती ना होती। बिल्कुल ना तो होती। ये एक तरह से दोनों चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे बातचीत के जरिए आपको मामले का हल निकालना है और यही आपकी सफारतकारी का कमाल है। और जैसे आपने अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में कहा था कि जंगें जो भी हैं उनका इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे हुआ करता है, तो मुज़ाकरात की मेज ही इसका फैसला करेगी। और अब ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को सोचना होगा, देखना होगा, क्योंकि एक दबदबा एक टैका जो है दुनिया पे उनका अब भी है कि वो जी सुपर पावर हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई मिस एडवेंचर किया और आपकी उस सुपरमेसी का कोई भरम खुल गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत बनी हुई है, चाइना ने पैसे निकाल लिए, बाकी तरफ से भी प्रेशर पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो खुद अमेरिका के अंदर लोग निकले हुए हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के करीब है। अगर वहां पे किसी तरह सा कोई रिजल्ट जो है वो मुखालिफ आते हैं और उसके बाद इम्पीचमेंट की तरफ बात जाती है, तो ट्रंप के लिए भी सोचने के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन खैर वो अभी दूर की बात है। मेरे नजदीक इस प्रोसेस को अगर टाइम दिया जाए तो इससे इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता निकल सकता है। शर्त वही है कि अगर फ्री कैन जो है वो खलूस नीयत और नेक नीति के साथ इस मामले को आगे चलाएंगे तो ये चीज़ ज़रूर जो है किसी हल की तरफ निकलेगी। ठीक है जावेद बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि सुपर पावर की इस वक्त बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, सुपर पावर मानेगा पाकिस्तान की बात, या फिर पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है? जिस तरह से रशिया और चाइना की भी बात हो रही थी कि वो कहाँ पर हैं, अगर उनकी जानिब से कोई कोशिश की जाए तो फिर भी दोनों ममालिक पर कुछ प्रेशर डाल के कुछ मामला सेटल डाउन करवाया जा सकता है। और दूसरी जानिब ज़मीनी अफवाज की बात हो रही है। अलबत्ता कि ये मामला जो है वो सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद, उनकी इजाज़त के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, प्लानिंग शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें सर किस तरफ जा रही हैं?
जो अमेरिका मुज़ाकरात करना चाह रहा है और पाकिस्तान उसमें सालिस है, कुलीदी किरदार अदा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका फंसा हुआ है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंसे हुए हैं। इसलिए वो टेबल टॉक पे आ रहे हैं, मुज़ाकरात पे आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों और कोई रास्ता निकले, कोई फेस सेविंग हो कि जो उन्होंने कहा कि मैंने रजीम जो है वो चेंज कर दी, मैंने तबाही फेर दी, बैरिया जो है उनकी ख़त्म कर दी, उनकी बर्री अफवाज के लीडरशिप जो है वो ख़त्म कर दी, उनके सुप्रीम लीडर को जो है वो शहीद कर दिया। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उस बैरिया के बकौल अगर डोनाल्ड ट्रंप के अगर वो ईरान की बैरिया ख़त्म हो गई है, अगर उनकी लीडरशिप ख़त्म हो गई है, अगर उनकी रजीम चेंज हो गई है, तो इवन देन ईरान खड़ा हुआ है, ईरान लड़ रहा है और ईरान मुज़ाहमत कर रहा है। ईरान आज भी जो है जो अमरीकी तनसीबात हैं उनको निशाना बना रहा है। ईरान आज भी जो है वो तल अवीव में तबाही जो है मचा रहा है, उनके मिसाइल, उनके ड्रोन जो है वहाँ पर उन्हें हिट कर रहे हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जैसे कहा जा रहा है ना कि उनका पता नहीं है कि वो कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, कब क्या फैसला कर दें, किसके बारे में क्या जो है वो फैसला करें। तो जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं उस वक्त तक जो है वो उनको जो है वो किसी किसी और तरफ जो है वो नहीं जा सके। तो अब सूरत जो है वो ये बन चुकी है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ मशरिक़ वस्ता में आके फंस चुके हैं। सही। उनके जो बहरी बेड़े हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। तो तब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की जो फौजी कार्रवाई करने की और ज़मीनी फ़ौज भेजने की और हमला करने की, तो अगर ईरान जो है वो फ़िज़ा में मुकाबला कर रहा है, अगर ईरान समंदर में मुकाबला कर रहा है, तो उसके पास जो है वो लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं जो ईरान के पाकिस्तान इनकलाब के साथ साथ बाकी जो उनकी फोर्सेस हैं उनको अगर अगर मिलाया जाए और जो उनके वॉलंटियर्स हैं उनको मिलाया जाए तो उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। और अगर ये आमना सामना होता है तो ये कभी नहीं होगा कि सिर्फ ईरान के फौजी ही जो है वो मारे जाएंगे, अमरीकी फौजियों को भी निशाना बनाया जाएगा, अमरीकी फौजी भी मारे जाएंगे। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये नौबत आएगी इस तरह के वो कोई ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो करेंगे तो फंस जाएगा। अगर वो खार जजीरा के पर कार्रवाई करना चाहते हैं या वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे इतने बम बरसाऊंगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और मैं उस पर कब्जा कर लूँगा, अगर फ़र्ज़ करें अगर वो कब्जा कर भी लेता है तो क्या वो कब्जा बरकरार रख सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जंग जीत के या तबाही फैला के किसी जमीन पर किसी के टुकड़े पर जजीरे पर कब्जा करना तो चले मान लिया, लेकिन क्या उसको बरकरार रखा जा सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। ब्रेड साहब मौजूद है, ऐसी ऐसी चीजों को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है और वजह इसके कि इस पूरे खित्ते में जो है वो कोई भी दिल से आपके साथ नहीं होगा। कोई भी चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है उसके खिलाफ जाए, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। तो ऐसी सूरत हाल में ये मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। इसीलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, कभी हमारे नायब वज़ीर आज़म की ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि वो इस सूरत हाल से निकलें, वो इस सूरत हाल से जो है वो नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो है वो एहतजाज हो रहा है, लोग लाखों लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, इसराइल में जो है वो लाखों लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को भी, नेतन्याहू को भी। ऐसी बात नहीं है कि वो बड़े खुश हैं और बड़ा जो है वो फतह याब हो चुके हैं, कतई नहीं। जो जिस सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इस सूरत हाल के लिए वो तैयार नहीं थे। उनका जो माइंड था वो ये था कि जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस के उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी उनकी अहलिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो 2-3 रोज में जो है वो रजीम सारी रजीम को जो है हम सारी लीडरशिप को जो है वो शहीद करेंगे और उसके बाद जो रजीम चेंज हो जाएगी और अल्लाह खैर सलाह। लेकिन उनकी तमाम तर लीडरशिप जो है वो ख़त्म होने के बावजूद, उनके सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी के साथ जो है वो
लोग चेंज हुए हैं, उन्होंने अपनी कमांड संभाली है, उन्होंने जो है वो अपने 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 काम संभाले हैं, ये बड़ी हैरान कौन है। क्योंकि आप देखें कि अगर कोई किसी जगह कोई फौज का कमांडर चेंज होता है या किसी इदारे का सरबराह भी चेंज होता है, तो नया सरबराह जो है वो अपने काम शुरू करने में, अपनी ब्रीफिंग में, अपनी चीज़ों में वक्त लेता है। लेकिन यहाँ पे सूरत बड़ी डिफरेंट और बड़ी हैरान कौन है कि आपकी लीडरशिप जो है वो खत्म होगी, आपके सुप्रीम लीडर जो है वो खत्म हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो बिल्कुल टियर 2 बलोच साहब, बड़ा ही वैलिड पॉइंट ऐसे के जो टॉप लीडरशिप थी आपने उनको शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ईरान की जानिब से जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिस तरह से जज्बा ईमानी दिखाया गया, वो देखने के काबिल है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ से आना चाहूँगी, ईरान पर कब्जा और कब्जे को बरकरार रखना, रजीम चेंज अमेरिका की ख्वाहिश थी, फिर चंद रोज़ पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने रजीम चेंज कर ली है, अब जो वहाँ पर लोग आ गए हैं उनसे बातचीत हो सकती है, वो हमारे मतलब के लोग हैं। तो सर फिर अब ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे मकासद थे हमने हासिल कर लिए, तो फिर ख़त्म करें ना। हल क्या है, सेटलमेंट क्या होगी, हल क्या निकलेगा सर इस मामले का? क्या समझ आ रही है 1 महीने की इस जंग के बाद? तो यही है ना कि अगर मकासद पूरे हो गए तो विड्रॉ कर लें। आराम लेकिन से मैं बैठे आपसे जो ना इस पूरे मसले की हियत जो है वो अमेरिका के मकासद नहीं है। सही, उसके पीछे बहुत बड़े सियोनी जो रियासत है ना, जो इजराइल और इजराइल की जो रैबीज हैं और जो जियोनिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो मजहब अब ईरान की इजराइल के अंदर जो कदामत पसंद ज्यूज हैं, वो तोरा को कोट करके कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो जियोनिज्म पे बिलीव करते हैं, और इस तरह अमेरिका में एक लॉबी है जिसको न्योकॉन्स कहते हैं, न्योकॉन क्रिश्चियंस, 1963 में एक मूवमेंट बनी थी। जियोनिज्म का और न्योकॉन्स का दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पावर हासिल करनी है बाय यूजिंग हार्डन्ड मीन्स, बाय वे ऑफ मिलिट्री एडवेंचर या मिलिट्री एडवेंचरिज्म। अब ये जो और वो तमाम का तमाम दहशतगर्दी सिखाता है। अब नेतन्याहू क्या चाहता है या नेतन्याहू क्या चाहता है कि ऐसा पैलेस्टाइन हो जहाँ पे कोई फलस्तीनी ना हो, एक सिंपल पीस ऑफ लैंड हो और उसके ऊपर हम कब्जा कर लें। और आपको याद है ट्रंप ने आते ही पहला क्या अपना प्लान दिया था पैलेस्टाइन के बारे में? उसने कहा ये तो जी बड़ी एक्सकर्शन की बड़ी अच्छी जगह है, इसको हम लेवल करेंगे और यहाँ पे होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे और सो आपने मेंटल जो फैकल्टी है, जो एक चीज की हैयत है, उसके ऊपर गौर करना है कि वो क्या हैयत अचीव हो गई है। अब ब्रिगेडियर साहब, हालांकि बावजूद सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मेरे जहन में ये भी सवाल आया है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट आप हमें बता रहे हैं, ये मजहबी जुनूनियत है, ये ज़ायनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से सर ये तो इसराइल का मामला है ना। फर्स्ट इस वक्त अमेरिका क्या है, लड़ाई इसराइल की। जी ये मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जंग बंदी भी इसराइल का मामला है। जब तक आप इसराइल को लूप में नहीं ले, अब टेड क्रूज की बात आप सुनते हैं, आप जो है अपना जो वहां पे जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन, हाई ग्रेड जो है, वो कहते हैं कि जी हमने तो इसराइल को वी हैव टू डिफेंड इसराइल एट एवरी कॉस्ट। यानी इस वक्त इस वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक इस जंग का एक मिनट का जो खर्चा है इस वक्त, जो आप एक बना वो $1.3 मिलियन इसका खर्चा है 1 मिनट का, और अभी तक कितना खर्चा हो चुका है। अभी रिसेंटली कल परसों जो ट्रम्प, जो अमेरिका ने जो यूक्रेन वॉर के लिए पैसा जमा किया था $700 to $800 मिलियन, जो तमाम यूरोपीय ममालिक ने उनको यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए दिया था, वो उन्होंने रीरूट कर दिया है टूवर्ड्स दिस वॉर। क्योंकि $160 बिलियन की जो एड मांगी थी पेंटागन ने, उन्होंने कहा था हमें जंग लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, वो रिजेक्ट हो गई थी, वो कांग्रेस में पास नहीं हुई थी। तो 700 से $800 मिलियन उन्होंने रीरूट कर दिए फॉर दिस वॉर। सो क्या क्यों किए? टू सपोर्ट इजराइल। अब अमेरिका में सवाल ये उठ रहा है कि हम इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस में इजराइल लूप में नहीं है। इजराइल में नेतन्याहू ने इससे डिटैचमेंट का ऐलान कर दिया। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि जिस वक्त तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा तो ईरान क्यों हमले रोकेगा? ईरान के ऊपर ये तो मतलब एक ख्याली है ना कि कोई ईरान पे कब्जा कर सकता है। ईरान जितनी फोर्स वो कह रहे हैं ना, आपको पता है अबनाए हुर्मज, स्टेट ऑफ हुर्मज के साथ जो बीच के ऊपर ज़ैग्रोस माउंटेन की एक रेंज है। आपने देखा ईरान इराक वॉर में ना इराक 1 इंच आया ना उसको आने दिया, और उसके साथ जो ये तमाम
डाइवर्सिफाइड इलाका है। इट्स टोपोग्राफिकली अगर आप देखें, डेमोग्राफिकली अगर आप ईरान को देखेंगी तो वो तो बड़ी से बड़ी फोर्स को हजम कर सकता है अपने माउंटेन्स में, अपने टोपोग्राफी में। और उसके साथ साथ जब पासदार इनकलाब IRGC वाले आएंगे तो ये जो 17,000 ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं कि वो कहीं बीच हेड बनाएंगे ना। अगर आपने आइलैंड पे पहुंचना है, खर्ज आइलैंड पे या लोरा पे या अबू मूसा आइलैंड पे, तो आपने कोई बीच हेड बनाना है। बीच हेड कहाँ से शुरू होगा? किसी जमीनी बेस से शुरू होगा। वो जमीनी बेस कहाँ पे होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि ये ना ट्रम्प का कोई 1988 का एक इंटरव्यू है, ये उस वक्त उसका वो इंटरव्यू चल भी रहा था पिछले दिनों। उस वक्त की इसके जहन में डिजायर है कि हम ईरान के खर्ज आइलैंड पे कब्जा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ईरानियन तेल का सेंटर है। बुनियादी स्तर पे तो सारी तेल की लड़ाई है ना, कि हम ईरान को इतना डिल्यूट कर दे, उनकी तेल की फैसिलिटीज को इतना डैमेज कर दे कि ईरान वो ज़रिए मुबादला जो कमाता है वो कमा ना सके। अब अगर वो वहां पे आते हैं तो रोकेगा तो नहीं उनको, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेंटागन ने भी ये कहा है कि ये फीजेबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ट्रम्प उस पर लगा रहा, जिस तरह भी खबरें आ रही, मैंने आपको आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कोट की है, जो आप उठा के पढ़ लीजिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जमीनी ऑप्शन पे गौर करते हुए 82nd एयरबोर्न डिवीजन और 32nd मरीन यूनिट के जो लोग हैं उनको भेज रहे हैं। तो अगर वो आ जाते वो तो बात की बात है। आई एम श्योर कि ईरान विल हैव एन एडवांटेज ऑन दैट और अमरीकी मारे जाएंगे। लेकिन क्या अमरीकियों ने वियतनाम में, जब वियतनामियों ने उनको मारा था, तो आपको पता है आखिरी दिनों में अमेरिका के पास अपने हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह नहीं थी। जब उन्होंने अपने लोगों को इवैक्यूएट किया, सही हो गया। ब्रिगेडियर साहब, बिल्डिंग के ऊपर प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा कम है। आप तमाम तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद रहे और वक्तन फवक्तन जिक्र करते रहे वियतनाम के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, कि अमेरिका को किस तरह से वहां पर सुबकी का सामना रहा और किस तरह से अमेरिका मुश्किल से फेस सेविंग करते हुए वहां से निकला। फिर उसके बाद वेनेजुएला चंद महीने पहले चले जाए, पूरी दुनिया की जानिब से जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि किस तरह से आपने वहां के सदर को, उसकी अहलिया को उठाकर आप अगवा करके ले गए किसी मुल्क के। और अब ये मामला ईरान में शुरू हो गया है। ईरान की जानिब से जिस तरह से आगे से रिटेलिएट किया जा रहा है, यकीनी तौर पर अगर ज़मीनी अफवाज भी वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी तो ये कोई आसान काम नहीं होगा। और इसराइल की जंग थी जो अमेरिका के गले पड़ चुकी है और अब अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, कि वो जो उनके हिडन मकासद हैं, वो चाहे वो ऑयल रिजर्व्स के हवाले से हों या फिर कुदरती वसाइल के हवाले से हों, उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम मेहमान प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एंड पे जाते जाते सिर्फ यही कहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। माने ना माने, लेकिन एक सालिसी का किरदार, दूसरे ममालिक को इकट्ठा करना यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और बड़ा अच्छा वो है कि हमारी सिफारतकारी इस वक्त बेहतरीन चल रही है और हम इतना बड़ा जो एक जंगी माहौल बना हुआ है, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में, तमाम की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर मरकूज़ है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।